दोस्तों, अगर आप लोग भी कर रहे हैं सीए एग्जाम की तैयारी, फिर चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे हो, तो आप सभी लोग की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक मैराथन सीरीज, जो कि एग्जाम के एक दिन पहले होगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे सिलेबस की एंटायर रिवीजन कराई जाएगी, जिससे एग्जाम से पहले अगर कोई भी चीज़ अगर आप भूले हो तो वो सारी चीज़ें आपको याद दिला दी जाएंगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सीए फाउंडेशन के लिए जनवरी 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी को। मतलब ये रिविजनरी सीरीज आपके लिए 20 जनवरी को स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ये सारे हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं। ठीक इसी तरीके से सीए फाइनल ईयर वालों के लिए जो स्टार्टिंग है वो है 21 जनवरी से, जिसमें पूरे एक दिन के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको करवा दी जाएंगी और बिल्कुल फ्री सेशन है, कोई आपको पेड चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है इंटर लेवल की, जो स्टार्ट होगा 21 जनवरी को, और ये हमारे सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स हैं। लिंक मैं दे दूंगा इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप विजिट ज़रूर कर लेना और कोशिश करना कि आप ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ जो सीए कर रहे हैं या कोई भी रिलेटिव अगर आपका सीए कर रहा हो तो उनके साथ ये ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ द केयरिंग। और दोस्तों, अगर आप इनके कोई भी सब्सक्रिप्शन पैक बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उस पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप टाइप करेंगे रेफरल कोड, जो कि है EEH10। बाकी आपकी मर्जी है, एक बार लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर विजिट करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले आधे घंटे में आपको गवर्नमेंट बजट की ए से लेकर जेड तक की सारी चीजें पता होंगी। बस सीट बेल्ट बांध लो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट डाउन करते हुए रहना। और शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट बजट का मतलब सुनो क्या होता है। जैसे हमारे घरों के अंदर जैसे पापा सैलरी लेकर आते हैं तो मम्मी क्या करती है, पहले से ही अंदाजा लगा लेती हैं कि जो सैलरी आएगी उसको हम किन किन जगहों पर खर्च करेंगे कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। लेट सपोज कि अभी आप 12th क्लास में, 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगे, तो मम्मी ने पहले से ही सोच लिया होगा कि हर साल जो भी सैलरी आएगी या हर महीने जो भी सैलरी आएगी उसमें इतना इतना पैसा हम रिजर्व करके रखेंगे ताकि हम अपने बच्चे के कॉलेज में वो डोनेशन या जो फीस लगेगी वो दे पाएं। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, प्री प्लान्ड स्टेटमेंट बनाती है कि आने वाले साल के अंदर हम एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और अपनी टेक्नोलॉजी पे कितना कितना पैसा खर्च करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट भी आने वाले अगले साल के लिए ये सारी चीज़ें बनाती है, वो भी प्री प्लान्ड होती है। मतलब एक तरह से एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती है। हम एस्टिमेट करते हैं कि इतना इतना पैसा खर्च करेंगे और ये हमारे रेवेन्यू के सोर्स हैं। उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, जो कि कौन बनाता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। और इस टाइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो बनाती है, बल्कि अकेले नहीं बनाती, पूरी एक टीम बनाती है। और हर साल जो बजट है वो फरवरी के लास्ट दिन में पेश किया जाता है, यानी 28 फरवरी को। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से इन्होंने थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया है, इन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्या है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेशन ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक साल के दौरान ये एस्टिमेट करना कि गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से रिसीट होनी है और कहाँ कहाँ पैसों को खर्च करना है, उस पूरी एनुअल स्टेटमेंट को या उस पूरी एस्टिमेटेड एनुअल स्टेटमेंट को क्या नाम दिया था, गवर्नमेंट बजट। इसकी एक और डेफिनेशन है, गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल एस्टिमेटेड स्टेटमेंट वेयर ऑल एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर गिवन रिटर्न हियर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये होती है हमारे पास। अब सुनिए, ये हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, स्पेशल नोट है क्या कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर जो लिया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का लिया जाता है। नंबर 2, गवर्नमेंट बजट जो प्रिपेयर किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और इस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। बजट जो प्रिपेयर किया जाता है वो गवर्नमेंट के हर लेवल पर किया जाता है, चाहे सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो। एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें प्री प्लान की जाती है, एस्टिमेट की जाती हैं। जैसे अभी आप जानते हो कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था हिल गई है, तो अब गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड बजट है वो किस बात पर है कि भाई कुछ ऐसा करें कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, तो वो हर चीज़ बड़े प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटली इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। देखो,
कोई भी जब बजट होता है तो वो बजट ऐसे नहीं बनता, वो बकायदा पहले बिल होता है। फिर उस बिल को क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पेश कराते हैं। जब दोनों सदनों से वो पास हो जाता है तभी प्रेसिडेंट से असेंट यानी एक सिग्नेचर लिए जाते हैं, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है वो बिल क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। और हर साल हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट बजट है ये एक्ट के थ्रू बनता है, और वो होता है हमारा गवर्नमेंट बिल, और फिर वो हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और जिस साल वो पेश होता है, जिस साल उस पर सिग्नेचर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो साल उसके आगे लगा दिया जाता है। अभी आने वाले जो बजट है वो हमारा आएगा 2021 का। ठीक है, चलिए ये हमारे स्पेशल नोट हो गए। अब गवर्नमेंट बजट बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखो सबसे पहला रीजन है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को पता है उनके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से है और उनको कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। अगर हर चीज़ पहले से प्लान होगी तो ऑन द स्पॉट अब हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना कि ये सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खर्च करें। अब एक बात बताओ, तो वही बात होगी आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जब सब इकट्ठे हो गए तब सोच रहे हो कि भाई कहाँ चलें, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और आउटपुट उतना मिलेगा नहीं। बट गवर्नमेंट ये काम नहीं करती। गवर्नमेंट आने वाले साल के लिए पहले से सोच के चलती है, जिससे कि आने वाले साल में अब हम एक्शन ले पाए, ना कि प्लान करें। तो दिस इज कॉल्ड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट देखती है कितना टैक्स का कंसेशन देना है, कितनी सब्सिडीज देनी है, किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब गवर्नमेंट इसमें यह भी डिसाइड करती है कि जो हमारा बजट है उसमें कितना बजट हम एजुकेशन सेक्टर के लिए रखें, कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए रखें, कितना एग्रीकल्चर के लिए रखें, कितना बाकी चीज़ों के लिए रखें। ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर ली जाती है। ये इसका सबसे पहला फीचर है। नंबर 2, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो इस इंटेंशन से बनाती है कि जो अमीर है उनसे टैक्स का कलेक्शन करके वो चीज़ें सब्सिडी के रूप में गरीबों को प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि दोनों के अंदर इक्वालिटी बनी रहे। आप यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हो, ये हमारे पास पहले जो 4 डायग्राम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे अमीरजादों की इनकम है। तो क्या करते हैं, इन बिल्डिंग में से एक स्लैब हमने बना लिया, उस स्लैब के ऊपर जितनी भी इनकम है वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी एज अ टैक्स के रूप में, और वही चीज़ जनरल पब्लिक या पुअर पीपल्स को देकर उनके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगी सब्सिडी के रूप में। तो इस तरीके से मार्केट में इक्वालिटी बनी रहती है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर ज़्यादा नहीं बन पाता। और आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, रिच पीपल से टैक्सेस लेती है और सब्सिडी के रूप में पुअर पीपल्स को दे देती है, जिससे जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 3, गवर्नमेंट बजट बनाने का फीचर होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट बजट को बनाया जाता है। अगर हर चीज़ पहले से ही प्री प्लान रहेगी तो कोई भी सेक्टर दूसरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में अड़ंगी नहीं अपनाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरे ऊपर इतना बजट है और इतना ही पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये चीज़ें इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आती हैं। जैसे अगर पहले से बजट पेश होता है तो भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी चीज़ें अराइज नहीं होती। और आप जानते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस का बढ़ना। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। और डिफ्लेशन कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब क्या होता है यहाँ पर, ये स्पेशल नोट ध्यान से पढ़ना। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में बूम पीरियड चलता है। बूम पीरियड का मतलब है एक तरह से प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ता चलाता है, अचानक से वो फटता है और फट के दोबारा से नीचे आ जाता है। गवर्नमेंट बजट जब हम बनाते हैं तो ऐसी बूम पीरियड की सिचुएशन हम अवॉइड करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में अचानक से प्राइसेस बढ़ते हैं स्टॉक के, एक टाइम ऐसा आता है उसके प्राइस एकदम से नीचे चले जाते हैं, तो ऐसे इकोनॉमी पूरी हिल जाती है। ये सिचुएशन ना आए इसलिए भी हम गवर्नमेंट बजट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब जैसे आप जानते हैं हमारे पब्लिक एंटरप्राइज में हमारे रेलवे हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, फार्मिंग हो गया। अब इन सभी सेक्टर को पहले से ही हम डिसाइड करके रख लें कि भाई हम तुम पर इतना पैसा खर्च करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है ना कि मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो जाता है। अब जैसे हमें पता है कि आजकल एजुकेशन पर पैसा इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च करी है, क्योंकि अगर एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट जब पहले ही डिसाइड कर लिया तो कभी भी कोई सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर उंगलियां नहीं उठाएगा। उसके ऊपर पता है कि भैया हमें इतना शेयर अलॉट किया गया या इतना हमारे ऊपर पैसा खर्च करना है, तो हम उस हिसाब से ही मैनेजमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट बनाने से जो मैनेजमेंट है ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बात सच है कि जब हम पहले से ही बजट बनाते हैं तो इससे हर इकोनॉमी के हर सेक्टर को क्या होती है, ग्रोथ पहुँचती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से हमारे कंपोनेंट होते हैं, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट वो होता है जो रेगुलर डीलिंग्स होती हैं, जैसे इट डील विद रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, जिसमें आपका रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आता है। इसके बाद कैपिटल बजट की बात करें, इसमें डील होता है आपकी कैपिटल नेचर के, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और दोस्तों एक बात बताऊं, इस चैप्टर से एक खास बात यह है कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो कौन सा आता है, और 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन आएगा,
चार में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। दोस्तों पहले ना दिमाग में एक इमेज बनाओ और मेरे साथ ना अभी के अभी याद कर लेना, मैं नहीं चाहता बाद में याद करो, अभी याद कर लो इसी वीडियो के दरमियान। देखो रिसीट का मतलब होता है पैसों का आना। अब गवर्नमेंट के पास जब पैसे आते हैं तो दो तरीके से आते हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीट आता है और एक कैपिटल रिसीट आता है। दोस्तों एक बात दिमाग में सोचो, जब आप कहीं पे बाइक चलाते हुए, कार चलाते हो, आपका चालान अगर कटा होगा तो आपको पता होगा कि जब चालान कटता है तो उसमें गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, पैसे लेती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे गवर्नमेंट आपका जब चालान काटती है, जैसे आप रोड पर निकलते हो बाइक वाइक लेके, तो जब आपका चालान कटता है तो गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है, देती है। सही बात है भाई, गवर्नमेंट तो पैसे लेगी ना आपसे। तो जो गवर्नमेंट ने पैसे लिए, मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा 1,000 रुपये का चालान कट गया, तो जब 1,000 रुपये का मेरा चालान कटेगा तो गवर्नमेंट क्या मुझे बोलेगी, जो मैं तुमसे 1,000 रुपये ले रही हूँ ये मैं इस जगह खर्च करूंगी ही करूंगी। क्या लगता है आपको, ऐसा होता होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। यानी गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट की नज़र से सोचो, जो 1,000 रुपये का चालान कटा ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी अराइज हुई कि वो इस 1,000 रुपये को आपके बताई हुई जगहों पर खर्च करेगी? द आंसर इज नो। तो ऐसी रिसीट को हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। पढ़ो जरा, इट रेफर टू दोज रिसीट विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी रिसीट, कोई भी ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो लाइबिलिटी और एसेट्स में डिफरेंस जानते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो इस डिफरेंस को नहीं जानते। मैं बता देता हूँ क्या होता है। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक आपके ऊपर बर्डन हो जाता है कि आपको ये पैसा वहाँ खर्च करना ही होता है, ठीक है। मान लो मैंने अपने दोस्त से 200 रुपये बोरो किए तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और एसेट्स का मतलब होता है कि जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है, एक संपत्ति, उसी को हम बोलते हैं एसेट्स। अब सोचो, गवर्नमेंट अगर 1,000 रुपये आपके चालान की काट रही है तो गवर्नमेंट को 1,000 रुपये मिले, यस सर, रिसीट तो बन गई। अब बताओ ये रिसीट रेवेन्यू है या कैपिटल है? रेवेन्यू बनाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट के 1,000 रुपये की कोई लाइबिलिटी जनरेट हुई? नहीं। क्या गवर्नमेंट को कोई एसेट्स रिड्यूस हुए? नहीं। तो ऐसी रिसीट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो वही लिखा है, इट रेफर टू दोज रिसीट विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, रेवेन्यू रिसीट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी प्लस नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट के क्या क्या सोर्स होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है? तो दो सोर्स होता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो दोस्तों, टैक्स में दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब इंसिडेंस ऑफ पर्सन उसी व्यक्ति को ब्रॉन करना पड़ता है जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। जनरली ये इनकम टैक्स यानी इंसानों के ऊपर लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं और जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाते टाइम जीएसटी दिया तो वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जब होल सेलर को माल बेचेगा तो वो टैक्स की वसूली होल सेलर से कर लेगा, ठीक है। फिर होल सेलर ने जो टैक्स दिया वो वसूली किससे करेगा, रिटेलर से। रिटेलर उस टैक्स की वसूली किससे करेगा, कंज्यूमर से। यानी जहां पर आप अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरे, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल हमारा जीएसटी हो गया। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट जब आपसे इनकम टैक्स या जीएसटी लेती है तो क्या आपको ये बोलती है कि भाई जो मैं तुमसे जीएसटी या इनकम टैक्स ले रही हूँ ना, ये पक्का कसम खा के बोलती हूँ मैं रोड बनाने में खर्च करूंगी, मैं हॉस्पिटल बनाने में खर्च करूंगी? क्या ऐसा कभी वो बोलती है? द आंसर इज नो। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, ना ही एसेट्स रिड्यूस होते हैं, ऐसी रिसीट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और इसके कौन कौन से सोर्स हैं देख लो आप लोग, आपकी स्क्रीन पे है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, जैसे जो इंपोज की जाती है प्रॉपर्टी या इनकम पे, जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। ये सोर्स है हमारे रेवेन्यू का, कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इंपोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कहती है भैया इंटरेस्ट दो, तो क्या गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, एलआईसी से मिलता है, फीस होगी, लाइसेंस फीस होगी, फाइन्स एंड पेनल्टी। अच्छा, फाइन्स एंड पेनल्टी तो आप समझ गए ना, जो मामा लोग खड़े होते हैं किनारे आपसे फाइन लेते हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट्स हो, गिफ्ट एंड ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? एक तरफा प्यार की तरह होता है कि कोई दूसरा देश अगर भारत को कुछ पैसा दे देता है तो उसके लिए रेवेन्यू रिसीट हो जाती है। फॉरफीचर्स हो गए, जो जब्त कर लेते हैं आपकी जमीन वगैरह हड़प लेती है गवर्नमेंट। स्पेशल असेसमेंट हो गए, ये सारे गवर्नमेंट के सोर्स हैं रेवेन्यू के,
ठीक है, बोलो समझ आया। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, एक बार फिर से आ जाओ। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिनसे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होता है। हमने इसके सोर्सेस भी पढ़ लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट, ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अच्छा एक बताओ, जैसे एलआईसी है, ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब एलआईसी को जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या गवर्नमेंट इस प्रॉफिट को कहीं खर्च करने के लिए लायबल है? नो। क्या गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हुए? नो। तो ऐसी रिसीट गवर्नमेंट की क्या बन गई? रेवेन्यू रिसीट। और देखो, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम, फी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, कलेक्शन ऑफ जीएसटी, बाइक का चालान कट गया या कार का चालान कट गया, कलेक्शन ऑफ फीस इन कोर्ट और फॉर फीचर्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। चलो बात करते हैं कैपिटल रिसीट। दोस्तों ये भी रिसीट है गवर्नमेंट की, लेकिन ये वो रिसीट है, ये वो इनकम है जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे हमारे मोदी जी ने, डोनाल्ड ट्रंप तो अब हट गए, जॉय विदौन से लोन लिया। अब वो जो लोन लिया, क्या वो भविष्य में पे नहीं करना होगा? बिल्कुल पे करना होगा। पहली बात, लोन लिया, ये हमारे लिए रिसीट है। अब देखेंगे ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल है। सोचो, जो लोन लिया, क्या इसको हमें पे करना है नहीं करना? यस सर पे करना है, ऐसे थोड़ी हड़प लिया हमने। तो जब पे करना है यानी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो ऐसी रिसीट को बोलते हैं कैपिटल रिसीट। लेकिन याद करो, पिछली वाली रिसीट में जब गवर्नमेंट हमसे चालान काटती थी, तो जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता था, क्या गवर्नमेंट लायबल है उसको वापस करने के लिए? तो आंसर इज नो। इसलिए वो कौन सी रिसीट थी? रेवेन्यू रिसीट। तो देखिए, कैपिटल रिसीट में क्या है? इट रेफर टू दोज रिसीट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, कैपिटल रिसीट्स में लिखा हुआ है आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट्स। ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं। कैपिटल रिसीट के क्या क्या सोर्स होते हैं? बोरिंग्स, किसी से पैसा उधार लेना, जैसे ओपन मार्केट से पैसा उधार लेना, आरबीआई से पैसा उधार लेना, फॉरेन गवर्नमेंट से लेना, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गया, वहाँ से पैसा उधार ले लिया। इसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, लोन को रिकवर करते हैं, जो लिया हुआ लोन है अगर हम उसे पे करते हैं तो वो आ जाएगा। और अदर रिसीट्स आ जाएगी, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में फर्क समझो। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है उसको बेचकर पैसा रिसीव करना। गवर्नमेंट ने मान लो अपनी कोई अंडरटेकिंग बेच दी प्राइवेट सेक्टर को, तो इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और इससे गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो क्रिएट हो जाते, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी कैपिटल रिसीट्स के सोर्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब सोचो, वर्ल्ड बैंक से अगर हमने लॉन्ग टर्म का लोन लिया हुआ है, तो क्या ये लोन चुकता नहीं करना है, तो इसमें लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई। तो ये रिसीट क्या बन गई? कैपिटल रिसीट बन गई। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बोरिंग फ्रॉम पब्लिक, रिकवरी ऑफ लोन, लोन फ्रॉम फॉरेन पोस्ट ऑफिस सेविंग, किसान विकास पत्र इन पोस्ट ऑफिस, लोन फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब आप में से मुझे कॉमेंट करके बताओगे आईएमएफ कब होता है, आईएमएफ लोन कब देता है और वर्ल्ड बैंक लोन कब देता है, क्योंकि मैंने अपनी डिटेल डिस्कशन के अंदर आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब दोस्तों याद रखना, गवर्नमेंट के अब खर्चे होंगे, गवर्नमेंट की जेब से पैसा जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स और नॉर कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी दी, क्या सैलरी देने से एसेट्स क्रिएट होते हैं? द आंसर इज नो। क्या कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है? द आंसर इज नो। तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा पढ़ो, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स और नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देख सकते हैं रेवेन्यू रिसीट में नाइदर क्रिएट एसेट्स प्लस नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी। ठीक है, ये रिकरिंग इन नेचर का होता है, क्योंकि ये खर्चे बार बार गवर्नमेंट के होते रहते हैं। सैलरी पे करना, हाँ ये बार बार होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आप देख लो, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ पेंशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स। हाउएवर द अमाउंट स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट लीड टू क्रिएट एन एसेट्स। अब देखो, गवर्नमेंट ने अपने क्लाइंट्स को या अपने काम करने वाले लोगों को सैलरी दी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन गवर्नमेंट ने डीएमआरसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि इससे एसेट्स क्रिएट हो गई। याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनसे गवर्नमेंट के कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होते और ना लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, चलो अब आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो गवर्नमेंट ने एक बड़े से प्रोजेक्ट में, जैसे आप जानते हो अभी टेस्ला मोटर्स इंडिया में आने वाली है, तो वो अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएगी यहाँ पर। तो बड़ा प्रोजेक्ट लाई तो गवर्नमेंट को भी थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, उन खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उन खर्चों को करने से गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो क्रिएट होंगे या फिर उनकी लायबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। ठीक है, तो देखो, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉज इन रिडक्शन ऑफ इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? या तो उनके एसेट्स क्रिएट हो जाए या लायबिलिटी क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं। जैसे आप देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, अब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नो डाउट गवर्नमेंट का खर्चा है, बट कौन सा रेवेन्यू है? कैपिटल। सोचो
क्या ये इस खर्चे से कोई एसेट्स क्रिएट होंगे? हाँ सर, एसेट्स क्रिएट होंगे। तो बस ये कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, अब बताओ कहीं से हमने लोन लिया, अब हम उसे पे कर रहे हैं, जब हम पे कर रहे हैं तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, यस सर, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। बताओ रेवेन्यू है या कैपिटल? कैपिटल है, क्योंकि इससे जो हमारी लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है। बोलो समझ आया? इन चार में से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करते हैं तो तीन चीजें होती हैं, या तो उसमें सरप्लस बजट निकलता है। सरप्लस बजट तब निकलता है जब हमारी एस्टिमेटेड रिसीट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट तब होता है जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, मतलब एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड इनकम। और बैलेंस बजट तब होता है जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो, बराबर हो, जो जनरली कभी होता ही नहीं है। देखो सरप्लस बजट के अपने कोई फर्दर पार्ट नहीं है, बट डेफिसिट बजट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जो डे टू डे खर्चे भी नहीं चला पा रही, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है कि बोरिंग लेकर हमें अपनी इकोनॉमी चलानी पड़ रही है। और प्राइमरी डेफिसिट होता है कि इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जो कर्जे में दबा हुआ है, वो बताता है प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ और सिर्फ। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट का होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरिंग्स, फॉर्मूला याद कर लो। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप खुद सॉल्व करना फॉर्मूले की हेल्प से। ये देखो मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, तो आप एक बार सोल्यूशन भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर हमारा गवर्नमेंट बजट जो है वो पूरा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। मेक श्योर कि आपने हमारी डिटेल डिस्कशन वाली वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो देखने का फायदा ये मिल जाता है कि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तब ये रिविजनरी वीडियो आपकी ज्यादा काम में आती है। और उम्मीद करता हूँ आपने हमारी सारी की सारी डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो देखी होंगी। नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार आप जाके विजिट कर लेना, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए